गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संजय राजपूत MGCI के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बेटा हम CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहां हम ABC ग्रुप, PCB ग्रुप, जिनसे बायोलॉजी के पेपर हुए हैं CUET में, उन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको वो इजी वे, सरल तरीका बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लेना है। वो इजी वे में आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है, सारे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना है। इससे हमको CUET का पैटर्न समझ में आएगा, किस तरह के क्वेश्चन CUET पूछ रहा है एग्जाम में और कैसे उनका जवाब देना चाहिए। हमारे पास टाइम भी लिमिट रहेगा, कम टाइम में हम कैसे उन क्वेश्चंस के जवाब दे पाएं जो CUET पूछता है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला पेपर है वो पहला पेपर 27/5/2023 का है, शिफ्ट थर्ड है। और जो पेपर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं किस ग्रुप का? ABC ग्रुप का। 2 ग्रुप के पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, ABC ग्रुप और PCB ग्रुप। ये जो पेपर है आज का हमारा वो किस ग्रुप का है बेटा? ABC ग्रुप का। बायोलॉजी का ABC ग्रुप का आज पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। यह शिफ्ट थर्ड थी और यह पेपर जो हमारा है 27/5/2023 का है। चलो इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन करेक्ट ऑर्डर। ये CUET का सबसे फेमस पैटर्न है बेटा, करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर जैसे ऑप्शन में दिए हैं ABCD जो स्टेटमेंट दिए हैं, इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है 1 बाय 1 करके। और यहाँ जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करें तो ये वो प्लेट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक तरफ हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए एनोड लगाया है और एक तरफ हमने नेगेटिव चार्ज के लिए कैथोड लगाया है। एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस है। यहाँ पर हम वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, जिनमें हम जेनेटिक मटेरियल फिल करते हैं। और यहाँ पर जैसे ही इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट में हम यहाँ पर चार्ज फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, इसमें करंट फ्लो होते ही नेगेटिव चार्ज DNA सेगमेंट्स, जो कि DNA सेगमेंट का चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट। और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो अट्रैक्ट होता है, यही वो प्रोसेस है यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और उसी की कुछ स्टेप्स यहाँ पर दी गई है। अब इन स्टेप्स के हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। देखो, DNA फ्रेगमेंट्स वेर फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एग्रोस जेल। इसके अंदर जो बिछाया जाता है वो क्या बिछाया जाता है? एग्रोस जेल। वो मीडियम है जिसकी हेल्प से कौन मूव करेंगे? नेगेटिव चार्ज DNA फ्रेगमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये पहला स्टेटमेंट ही पहली पोजीशन पे आएगा, क्योंकि यही काम सबसे पहला होगा यहाँ पर। दूसरा इन्होंने दिया है ऐसा ए ऑप्शन केवल एक जगह यहाँ दिख रहा, दूसरा यहाँ दिख रहा। इनमें तो वो ऑप्शन है ही नहीं, मतलब ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही क्या हो गए हैं? रॉन्ग। ये 2 आंसर में से एक आंसर हमारा होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं यहाँ का हम, स्टेनिंग DNA फ्रेगमेंट्स विथ इथियम ब्रोमाइड। इथियम ब्रोमाइड से DNA फ्रेगमेंट्स की स्टेनिंग तब करते हैं जब ये सारे फ्रेगमेंट इधर एनोड पर पहुंच जाते हैं। अभी पहुंचे नहीं हैं। सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, DNA फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज के अकॉर्डिंग जो छोटा होगा वो आगे आएगा और जो बड़ा साइज का होगा वो कहाँ रह जाएगा? पीछे। मतलब ये A के बाद में सीक्वेंस आना चाहिए C। A के बाद में C यही चल रहा है। चलो B को देख लेते हैं। फ्रेगमेंट सब पहुंच गए साइज की अकॉर्डिंग, सेपरेट हो गए, तब उनकी क्या करते हैं हम? स्टेनिंग DNA फ्रेगमेंट्स इन इथियम ब्रोमाइड। और उसके बाद लास्ट स्टेप, विजुअलाइजिंग देम इन UV रेस। इस पूरी प्लेट को हम इथियम ब्रोमाइड से ट्रीट करने के बाद में, जैसे आप एक्सरे फिल्म देखते हो लाइट में, वैसे इथियम ब्रोमाइड से फ्रेगमेंट्स को स्टेनिंग करने के बाद, कलर करने के बाद हम किस में देखते हैं? UV रेस में। तो जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा? ACBD। ACBD ये हमारा क्या रहेगा? करेक्ट सीक्वेंस। इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व। 2 ऑप्शन तो आप 1-2 स्टेटमेंट पढ़ते ही रॉन्ग कर दोगे,
जैसे हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा और 2 ऑप्शन हमने रॉन्ग कर दिए। इससे आपको कम टाइम में जल्दी से क्वेश्चंस का क्या देना है, जवाब। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें। यदि हम विच वन इज नॉट ए यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन की यूनिट नहीं है। मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कभी भी हम बीज नहीं लगाते, जड़ तना पत्ती से ही हम क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देख लेते कौन नहीं है, ये देखना है। बल्ब, प्याज की बात चल रही है, और बल्ब प्याज में तो हम प्याज को ही लगाते, कोई सीधा प्याज को लगाते, मतलब ये विधि तो है, ये आंसर नहीं हो सकता। रनर, रनर की बात करें हम, घास की बात करें तो घास में भी वो इस तरह से दौड़ती है घास, ऊपरी भुजतारी की तरह। ऊपरी भुजतारी या रनर जो होती है वो घास भी एक तरह का कैसा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो ये उत्तर भी नहीं हो सकता। ट्यूबर, ट्यूबर कंद की बात करें तो हम आलू की बात करें तो आलू में भी इधर जाके ये आलू इस तरह से अंडरग्राउंड स्टेम है, और आलू में भी हम आलू को काट कर ही लगाते हैं। मतलब इन तीनों विधियों में हम किसका प्रयोग करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। सीड, बीज, बीज वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं है, बीज लगाना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसका सीधा मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी। डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे हैं सीयूटी ने यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन। ओजोन क्षय को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसे नाम क्या दिया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स। तो ओजोन क्षय को बचाने के लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया, तो इसमें तो कुछ ज्यादा सोचना है ही नहीं, ये सीधा सीधा प्रश्न है, इसलिए इसमें 3 ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता आपको है नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। टू क्लोजली लिंक्ड जीन HBA फर्स्ट HBA सेकंड आर एसोसिएटेड विथ, ये दोनों जीन किससे एसोसिएटेड है। यहाँ पर देखो ऑप्शन देखेंगे, थैलेसेमिया, अल्फा बीटा, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, और ये दोनों के दोनों जीन होते हैं अल्फा थैलेसेमिया से रिलेटेड, जो कि गुणसूत्र क्रोमोसोम नंबर 16 पर होता है। बीटा थैलेसेमिया जो है वो गुणसूत्र नंबर 11 पर होता है, और उसमें जीन एक ही होता है, HBB। तो इसका करेक्ट आंसर निकल कर क्या आएगा, अल्फा थैलेसेमिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी में दिया है। अल्फा थैलेसेमिया और बीटा में से क्या रहेगा, अल्फा, क्योंकि अल्फा में 2 जीन है और बीटा में केवल एक ही जीन है, HBB। तो इसका करेक्ट आंसर निकल कर आता है अल्फा थैलेसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स रिगार्डिंग HIV इन्फेक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस। HIV का इन्फेक्शन करेक्ट सीक्वेंस में आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ा है वही हम यहाँ देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर ये सेल्स है, इस सेल्स का ये है DNA न्यूक्लियस, और अब हम यहाँ देखें तो ये वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA। ये RNA अंदर जाएगा और RNA का ट्रांसक्रिप्शन होकर ये क्या बनाएगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये इसके DNA के साथ इनकॉर्पोरेट होगा, और फिर ये इन्फेक्टेड क्या बनाएगा, RNA, इन्फेक्टेड RNA। अब इन सीक्वेंसिंग को यहाँ चेक करते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। चलो इसको क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, सीक्वेंस देखते हैं। वायरल RNA प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स। इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं वो वायरस RNA बना रही है, ये वाली स्टेप बता रहा हूँ, मतलब यहाँ बता रहा A पॉइंट को, ठीक है, लिख भी दिया हमने। वायरस इन्फेक्ट मैक्रोफेजेस, ये वायरस मैक्रोफेजेस को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट। चलो लिख दिया हमने, वायरस मैक्रोफेजेस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये यहाँ RNA से DNA बनना, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब C स्टेप डाल दिया हमने यहाँ पर। वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल, देखो ये RNA यहाँ से यहाँ सेल के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हुआ, मतलब ये कौन सी स्टेप है यहाँ पर, इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल, D स्टेप, D लिख दिया मैंने यहाँ ताकि सीक्वेंसिंग न गड़बड़ हो हमारे। वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल, वायरल DNA इज इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम, ये यहाँ पर देखो वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम, ये E स्टेप लिख दी मैंने, ये होस्ट जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट्स हुआ ये DNA, ये था हमारा RNA और ये बना हमारा DNA।
ये इन्फेक्टेड डीएनए इसके साथ इनकॉर्पोरेट हुआ और इसने बनाया। अब हमको यहाँ से सीक्वेंसिंग चेक करना है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। सीक्वेंसिंग लिखी हुई है यहाँ पर, पहली स्टेप वायरस इन्फेक्ट्स मैक्रोफेजेस, ये बी है यहाँ पर, सॉरी यहाँ ए लिख देता, बी है वाली स्टेप, वायरस इन्फेक्ट्स मैक्रोफेजेस, ये बी स्टेप, पहली स्टेप हमारी बी से शुरू काम हुआ। बी से शुरू होने वाला, ये तो डी से है, मतलब ये गलत ऑप्शन हुआ, ये भी डी से, ये गलत हुआ, ये बी से, दोनों चल रहे, चलो अच्छी बात है। इनमें से अगली स्टेप ये यहाँ से यहाँ इनकॉर्पोरेट्स हुआ, मतलब डी आया, बी के बाद सी गलत, बी के बाद डी, मतलब ये सही हो सकता है। फिर वो चेक करा आगे, आरएनए से डीएनए, मतलब सी आया, ये सी स्टेप आई। फिर ये डीएनए इसके साथ इनकॉर्पोरेट्स हुआ, ई आया, ई भी आ गया यहाँ पर, इसने इन्फेक्टेड बनाया ए, मतलब हमारा करेक्ट आंसर निकल कर क्या आया है, बी डी सी ई ए, ये हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो सीक्वेंसिंग बनाने का ये तरीका है, कैसे आपको इसको सीक्वेंसिंग बना के रखना है। बहुत आसान तरीका मैंने यहाँ समझा दिया आपको, नहीं तो इसमें गड़बड़ कर दोगे, इधर के उधर ऑप्शन कर दोगे, सारे गड़बड़ यहाँ मिलेगी आपको। तो इसको करेक्ट और अच्छा और इजी बनाने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया इस डायग्राम के माध्यम से। चलो अगले क्वेश्चन पे चले हम। सिलेक्ट द कंडीशन इन विच डिकम्पोजिशन डज नॉट टेक्स प्लेस। डिकम्पोजिशन नहीं हो, ऐसी कंडीशन सिलेक्ट करना है। और फिर से वही स्टेटमेंट है हमारे पास, कौन से करेक्ट है स्टेटमेंट ये बताना है। चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस कंडीशन को तो इन वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, गर्म और नमी वाले वातावरण में तो डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट हो जाती है। और इनने बोला है कि डिकम्पोजिशन ना हो, मतलब ये हमारा किसी काम का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ना को ध्यान रखना है, गलत कर दोगे यहाँ पर। इन प्रेजेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, अगर डिकम्पोजर्स है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, तो डिकम्पोजिशन की रेट बढ़ जाएगी। और इनने नॉट टेक्स प्लेस, मतलब ये भी काम का नहीं है। इन अब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर, ये काम का, अगर डिकम्पोजर ही नहीं होंगे, फंजाई, अर्थवर्म, बैक्टीरिया नहीं होंगे तो नहीं हो सकता, मतलब ये काम का स्टेटमेंट है। इन अब्सेंस ऑफ डेटिवर्स, डेटिवर्स अर्थवर्म, डेटिटस को डिस्ट्रॉय करता है, उनको डिकम्पोज करता है। तो डेटिवर्स में अर्थवर्म अब्सेंस नहीं होना तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन है हमारे लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक लिग्निन एंड काइटिन, लिग्निन और काइटिन की मात्रा अगर बढ़ेगी तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, पर नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, होगा जरूर पर स्लो होगा, मतलब ये भी काम का नहीं है। तो काम के ऑप्शन दो ही बचे हैं यहाँ पर, सी और डी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आता है सी एंड डी वाला, मतलब बी, इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्व एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर इन पेडी फील्ड्स। खास तौर पर यहां फील्ड ली है पेडी धान की फसल के लिए लिया है। तो ग्लोमस इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम भी इंपॉर्टेंट है, एजोस्पाइरलम भी इंपॉर्टेंट है, ओसिलोटोरिया नहीं है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन यहां पर से क्या आएगा, ओसिलोटोरिया। वैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन ओसिलोटोरिया भी करता है, लेकिन पेडी फील्ड्स में ये तीन ज्यादा महत्वपूर्ण है ओसिलोटोरिया की तुलना में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन निकल कर क्या आता है, ओसिलोटोरिया। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा है। अगला क्वेश्चन, चलो मैच द कॉलम, ये फेमस पैटर्न है सीयूईटी का। अगला फेमस पैटर्न है मैच द कॉलम। चलो देखते हैं, मिलान करना यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल तो ग्रिफिथ के नाम से है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक, लेक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जैकब एंड मोनार्ड, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलएस जेफरीज। चलो ऑप्शन मिला लो, ए का सेकंड, ए का फर्स्ट, ए का सेकंड, ए का फोर्थ, ये भी नहीं आ सकता, ए का सेकंड, बी का थर्ड, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, आंसर करेक्ट हो गया हमारा। देखते ही हमने ऑप्शन लगा दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सीधे सीधे साइंटिस्ट पूछे थे। यहाँ इस तरह से मैच करना और फिर लगाना आंसर। जिस पैटर्न से मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको एग्जाम में वही पैटर्न रखना है ताकि गलत होने के चांस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की हमने जो मेथड देखी है उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी है, पीसीआर भी है और एलिजा भी है।
आरएनए इंटरफेरेंस, ये तो पेस्ट रेजिस्टेंट निमेटोड्स रेजिस्टेंट मैकेनिज्म है आरएनए इंटरफेरेंस, ये यहां नहीं आएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, देखते ही बता देंगे इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन का एग्जाम्पल मतलब दोनों की दोनों स्पीसीज साथ के साथ इवॉल्व हो, उसे को इवॉल्व कहा है। और इसके साथ साथ रहने वाली सी एनिमोन और क्लाउन फिश, मतलब ध्यान रखना इसमें 100% आना चाहिए म्यूचुअलिज्म, सौपकारिता। सी एनिमोन क्लाउन फिश में नहीं है ऐसा, बर्नेकल व्हेल में भी नहीं है, कुकू और क्रो में ब्रूड पैरासिटिज्म, इधर कमेंसलिज्म, इधर तो कोई रिलेशन ही नहीं है ऐसा। और वेस्प और फिग जो है इसका हमने म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल सीधा सीधा दिया है, वेस्प एंड फिग। वेस्प जो है वो फिग को क्या करवाता है, पॉलिनेशन, और बदले में फिग वाला वेस्प के एग्स को अपने फ्लावर के अंदर रखता है, ओवेरी में रखता है, साथ ही साथ जब लार्वा प्रोड्यूस होते हैं तो उनको फीडिंग करवाता है। तो दोनों का म्यूचुअलिज्म है, और अगर ये दोनों साथ साथ इवॉल्व होंगे, एक स्पीसीज गई कि दूसरी अपने आप चली जाएगी। करेक्ट आंसर ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट पे बहुत ध्यान रखना है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब लैंड वाला, जमीन वाला। चेक कर लो जमीन इनमें, फॉरेस्ट लैंड वाला है, ग्रासलैंड लैंड वाला है, डेजर्ट भी लैंड वाला है, एस्चुरीज पानी वाला है, जहां कई सारी नदियां एक साथ समुद्र में खुलती है, उस एरिया को ब्रेकिस वाटर, खारा पानी जहां रहता है, इतना खारा भी नहीं इतना मीठा भी नहीं, मिलती है नदियां, उसे कहा जाता है एस्चुरीज। और एस्चुरीज इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर वो मेज द कॉलम, बहुत ही इजी है। होमोलोगस ऑर्गन शो करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालोगस ऑर्गन शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एडाप्टिव रेडिएशन, डार्विन, फिंचेस और साल्टेशन, सिंगल स्टेप, लार्ज म्यूटेशन। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैच करना आसान है। ए का यहां पर हमने लिया है फोर्थ, ए का फोर्थ यहां आया फर्स्ट गलत, ए का फोर्थ यहां आया सेकंड गलत, बी का हमने लिया है थर्ड, बी का फर्स्ट ये भी गलत, बी का थर्ड, मतलब ये वाला आंसर हमारा क्या है, करेक्ट। कितना आसान है यहां पर मैच करना, क्वेश्चन भी इजी आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम फिर आ गया एक बार। यहां वीट की वैरायटी, वीट की वैरायटी अगर हम बात करें, स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा है, और वीट की वैरायटी कौन सी है, हिमगिरी। वीट की वैरायटी कौन सी है, हिमगिरी। सीधा इसी को चेक कर लो, ए का थर्ड, ए का फर्स्ट, ए का सेकेंड, आंसर ही मिल गया। वीट की वैरायटी हिमगिरी। कॉलीफ्लावर की वैरायटी पूसा सुब्रा। ब्रेसिका की वैरायटी पूसा स्वर्णिम, और चिली की वैरायटी पूसा सुब्रा, सदाबहार, सॉरी पूसा सदाबहार। तो यहां तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे ऑप्शन हो तो एक ऑप्शन को भी चेक करके हम आंसर दे सकते हैं, सब मिलान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इजी है, अपने आप सही हो जाएंगे एक ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड। कम्युनिटी प्रोटेक्टेड मतलब समुदाय ने मिलकर, लोगों ने मिलकर क्या किया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट ने नहीं किया, चलो देख लेते हैं इसमें से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गवर्नमेंट ने बनाई है, काम की नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व गवर्नमेंट ने बनाया है, बॉटनिकल गार्डन हमने बनाया है, लेकिन पूरी समुदाय ने मिलकर बनाया है सेक्रेड ग्रोव्स, पवित्र उपवन। पूजा करने वाले वन बना दिए और उनको प्रोटेक्टेड कर दिया है, सेक्रेड ग्रोव्स। तो इसका करेक्ट आंसर था सेक्रेड ग्रोव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 14th, which one of the following human ancestor probably in East Africa grasslands? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में यहां से इंपोर्टेंट जो है वो कौन होगा, यहां पर ये आपको देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
human ancestor probably in East African grassland 2 million year ago. 2 million years ago अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में कौन इंपॉर्टेंट होगा? चलो समझते हैं। यहां पर टाइम देख लो, 2 मिलियन ईयर दिया उन्होंने और अफ्रीका दिया है। रामापिथेकस ड्रायोपिथेकस 15 मिलियन ईयर्स बिफोर आया, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 मिलियन और निंडरथल 1 लाख से लगाकर 40,000। तो हमारा आंसर तो यही मिल गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। टोंग बेबी रीजन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला था आपको, तो टोंग बेबी रीजन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला 2 मिलियन ईयर्स एगो। चलो ये आंसर करेक्ट हो गया। फिर इधर देख लो, द पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट इन्वॉल्व्ड। तो पार्चुरेशन मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात चल रही है, और प्रेगनेंसी हार्मोन एस्ट्रोजन भी है, कोर्टिसोल भी प्रेगनेंसी के टाइम पर सीक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन भी होता, मिलेनिन का प्रेगनेंसी में कोई रोल नहीं है, स्किन में कलर को कंट्रोल करता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा कौन सा? मिलेनिन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज आयोडी? हार्मोन रिलीजिंग, मल्टीलोड कॉपर रिलीजिंग है, किसी काम की नहीं। सर्वाइवल केप और वॉल्स दोनों बैरियर मेथड है। LNG20 हमारा करेक्ट आंसर है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंड सेकेंड cuts DNA at particular point by recognition specific sequence. हिंड सेकेंड फर्स्ट जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था हिंड सेकेंड, और हमारा फेमस वाला है EcoRI, जिसके सीक्वेंस थे GAATTC। और वैसे ही हिंड सेकेंड के सीक्वेंस है, हिंड सेकेंड के हमारे पास सीक्वेंस है GC पायरामिडिन प्यूरिन CA, सॉरी GT, पायरामिडिन प्यूरिन CA, और C यहां पर अगर हम ले T, यहां पर सॉरी AC है, ये AC, तो यहां पर आएगा आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है G का C, A का T, पायरामिडिन्स का प्यूरिन्स, T का A, G का C, दोनों। और टोटल इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बेस पेयर? 6, मतलब 6 बेस पेयर वाला था ये। वैसे तो आप EcoRI को देखकर भी EcoRI में भी 6 बेस पेयर है, और इसमें भी कितने हैं? 6 बेस पेयर। तो इसका करेक्ट आंसर था 6 बेस पेयर, ठीक है। ये NCERT में सीधा 6 बेस पेयर इसका आंसर नहीं दिया था। चाहे कोई स्टूडेंट तो इसको छोड़ सकता था उस समय, ऐसे क्वेश्चंस को जो NCERT बुक में ना भी हो, और सीधे अगर आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना है आपको। जो 10 छोड़ना उसमें से ऐसे क्वेश्चन ही छोड़ना जब आपको छोड़ना हो। अगला, ये भी बहुत ईजी आया, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पर्म। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पर्म की बात करें तो ये करता है क्या प्रोड्यूस? साइक्लोस्पोरिन A। और मोनस्कस परप्यूरा स्टैटिन्स, मोनस्कर परप्यूरस क्या प्रोड्यूस करता है? स्टैटिन्स। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी इथेनॉल, और एस्परजिलस नागर साइट्रिक एसिड। तो डी का सेकेंड इधर भी है, डी का इधर, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। डी का सेकेंड जो कि एस्परजिलस नागर साइट्रिक एसिड, इधर से चेक करते हैं। ए का फोर्थ, ए का थर्ड आया है, ए का थर्ड यहाँ आया। बी का फोर्थ यहाँ आया है। सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, मतलब हमारा करेक्ट आंसर ये आ रहा। ए का थर्ड साइक्लोस्पोरिन ए, ये इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में वर्क करता है साइक्लोस्पोरिन ए। और स्टैटिन्स जो है मोनस्कस परप्यूरा से प्राप्त होता है, फंगस है दोनों। और स्टैटिन्स जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट है, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल कम करता है, लॉवरिंग एजेंट है।
तो ये आंसर इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अरेंजमेंट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो फिर अरेंजमेंट वाला ही क्वेश्चन है। फिर इसको करते हैं हम कि कैसे इसको क्या करना है, अरेंज करना है। इस क्वेश्चंस को अरेंज करने के लिए अगर हम बात करें, शुरुआत वही करेंगे, इसके स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। DNA एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कल्चर 20 मिनट्स। ये तो अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट में अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर 20 मिनट्स और इधर एक्सट्रैक्ट कल्चर 40 मिनट्स। आंसर तो वही मिल जाएगा हमारा। 4 स्टेप में ये हुआ था कल्चर, और इसमें हमने हेवी नाइट्रोजन को लाइट मीडियम में क्या करा था, प्लेस्ड किया है। तो यहां पर ऐसा ऑप्शन जिसमें डी आखिरी में आता है और ए पहले, मतलब ए डी सीक्वेंस आखिरी वाला चेक करो। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ए इधर है। आखिरी में 40 मिनट्स और उससे पहले 20 मिनट्स, और उससे पहले 2 स्टेप आएगी, और 2 स्टेप यहाँ देख सकते हो। ई कोलाई ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड कौन सा होना चाहिए, हेवी में पहले ग्रो करवाएंगे और फिर इसको ले जाएंगे ई कोलाई विथ हेवी DNA 15 वाला, मीडियम विथ लाइट मीडियम में डालेंगे, 14th वाले मीडियम अमोनियम क्लोराइड वाले में डालते हैं इसको। तो सी पहला, बी, देन ए, और लास्ट में आएगा डी। मतलब हमारा आंसर करेक्ट निकलता है CBAD। इस तरह से हमने इस प्रश्न को इजी वे में क्या कर दिया है, सॉल्व। इसलिए मैं यहाँ छोटी छोटी ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि 40 मिनट 20 मिनट हमको याद है क्वेश्चंस में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में उस एक्सपेरिमेंट में सीधा सीधा दिया है कि 20 मिनट होगा तो सारे हाइब्रिड बनेंगे, 40 मिनट तक अगर रखेंगे 14th मीडियम में हेवी को, N15 को, DNA को, तो आधे हाइब्रिड बनेंगे और आधे लाइट बनेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया सीधा हमको। नेक्स्ट है क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज। क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज कॉल्ड। एक हॉर्स और एक डंकी, और यही एग्जाम्पल है हमारे पास रिलेटेड बट डिफरेंट स्पीसीज, और इसी को हमने नाम दिया है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोल दिया इसी को? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और रिजल्ट हमारा बना है म्यूल। खच्चर जो बना हमारा वही यहाँ का रिजल्ट है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। फिर देखो यहाँ पर ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। मैच द कॉलम। म्यूकस लाइमिंग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको हमने बोला है फिजिकल बैरियर। एसिड इन स्टमक फिजियोलॉजिकल बैरियर। न्यूट्रोफिल्स सेलुलर बैरियर, और इंटरफेरॉन्स साइटोकाइन बैरियर। डी का 4th, डी का 3rd गलत, डी का 1st गलत, डी का 4th 2 जगह है। सी का 1st और यहाँ सी का 2nd। सी का हमारा क्या आया है? 2nd। सी का 2nd यहाँ, मतलब ये आंसर करेक्ट है। ए का 3rd, ए का 3rd, बी का 1st, बी का 1st, सी का 3rd 2nd और डी का 4th। ये आंसर हमारा क्या आ गया? इनके सबके मिलान किए तो डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? करेक्ट। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बायोटेक्नोलॉजी में जो बनाई गई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। छोटी छोटी सी बातें पूछी थी, हमको सीधा इसका तो फुल फॉर्म याद ही रखना है। आइडेंटिफाई द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द फीटस। लड़का है कि लड़की, और ये कौन कर सकता है? एलिजा नहीं कर सकता, विडाल नहीं कर सकता, यूरिन नहीं कर सकता है। एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इसीलिए भारत में क्या किया गया है? बैन, क्योंकि उससे हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते थे। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा? एमनियोसेंटेसिस। चलो ये फिर मैच द कॉलम आ गया।
वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर हार्म्ड, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है। यहां पर पैरासिटिज्म कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन, मतलब इसका मैच जो है ए का सेकंड आया हमारा, ठीक है। वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन, और पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन तो इधर कमेंसलिज्म, वन इज बेनिफिटेड अनदर स्पीसीज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिटेड, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये तो म्यूचुअलिज्म है, ये म्यूचुअलिज्म, ये आ गया सी का फोर्थ। डी का तो फिर 100% वही होगा जो बचा हुआ है, अमंसलिज्म, पॉजिटिव वन स्पीसीज हार्म्ड मतलब नेगेटिव जीरो, ये है नेगेटिव जीरो, अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड और वन इज हार्म्ड। अब ऐसा ढूंढ लो ऑप्शन इसमें, ए का सेकेंड, ए का, ये भी गलत, ए का सेकेंड, ये का ए का सेकेंड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, ये भी सही है, सी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, ये गलत, सी का फोर्थ, ये आ गया हमारा आंसर। देखते हैं आप आसानी से इन क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, करेक्ट कर पाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। द एंडोस्पर्म इज अब्सेंट इन द सीड ऑफ, एंडोस्पर्म उस सीड में अब्सेंट होता है जो डाइकोट होते हैं, क्योंकि डाइकोट में कोटिलिडन के अंदर फूड स्टोरेज होता है और मोनोकाट में एंडोस्पर्म के अंदर फूड स्टोरेज होता है। तो वीट मोनोकाट है, काम का नहीं है, क्योंकि इसमें तो एंडोस्पर्म होगा। मेज मोनोकाट है, काम का नहीं, ये दोनों डाइकोट है, केस्टर और पी। लेकिन केस्टर एक्सेप्शनल केस है, इसमें तो क्या मिलता है, एंडोस्पर्म। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा पी, पी में एंडोस्पर्म नहीं होगा, केस्टर एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट जेनेटिक इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करते हैं। हार्डी विनबर्ग को अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर थे, उसमें यहां आ रहा है म्यूटेशन, डज नॉट अफेक्ट, ये तो अफेक्ट करता है, ये काम का नहीं। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है, ये भी अफेक्ट करता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये भी करता है। रैंडम मैटिंग करेक्ट आंसर होगा। उन 5 पॉइंट्स में रैंडम मैटिंग नहीं है। म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड माइग्रेशन, ये 5 पॉइंट्स थे, ये नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया। विडाल टेस्ट, टाइफाइड, ये तो बहुत क्वेश्चन इजी पूछा ना। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए ही होता है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्टिलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन, ये तो हमारे ये वही बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेज हैं फॉर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन्वेंशन ऑफ एलियन स्पीसीज और एक्सप्लॉयटेशन और कोएक्सटेंशन। और इसका करेक्ट आंसर आएगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अति दोहन, आवश्यकता से ज्यादा अगर लालच में बदल जाए तभी इनको हम एक्सटेंड कर देते हैं। इनके एग्जाम्पल है सीधे सीधे एनसीईआरटी में दिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मराइन फिश, इनमें से कौन सी समुद्री मछली नहीं है। हिल्सा है, इसलिए गलत उत्तर है। सार्डिन्स भी है और पोम्फ्रेट्स भी है। इसमें से केवल रहू जो है वो रहू और कतला कतला फ्रेश वाटर फिश है। ये दोनों मीठे पानी की मछलियां हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, रहू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बैम्बो स्पीसीज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो बैम्बो स्पीसीज exhibit unusual flowering phenomenon because it flowers once in every 12 years in their lifetime, अपने जीवन काल में प्रत्येक 12 वर्ष में नहीं, only once in their lifetime, यही करेक्ट आंसर है। वो अपने जीवन काल में केवल एक बार फ्लावरिंग करता है। बांस अपने जीवन काल में कितनी बार फ्लावरिंग करेगा, एक बार, इसलिए करेक्ट आंसर ये है। सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। चलो अब चलें
आइडेंटिफाई द टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने अलग अलग टूल्स देखे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने के लिए टूल्स देखे थे। पहला है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये तो टूल्स है। और हमको आइडेंटिफाई द टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो हमारा ये टूल्स तो है, मतलब ये तो करेक्ट है हमारा। लाइगेज जोड़ने वाला और वेक्टर भी है, ये भी है। राइबोसोम को हमने टूल जैसा उपयोग नहीं किया, तो ये तो हमारा करेक्ट नहीं है। पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम भी हमारा टूल है। तो हमारे पास ए बी डी मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। सी वाला इसमें नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया इसमें ए बी डी 32 का। नेक्स्ट चले, आइडेंटिफाई द करेक्टिव मेथड्स यूज्ड टू ट्रीट एडीए डिफिशियंसी डिसीज इन ह्यूमन। एडेनोसाइन डीएमिनेज की जो डिफिशियंसी डिसीजेस है उनके लिए हमको करेक्ट मेथड देखना है। तो जीन थेरेपी है, बोन मेरो रिप्लेसमेंट भी है, कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, ब्लड से लेन देन नहीं है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी है। तो 3 है हमारे पास, ए बी डी, और यही करेक्ट आंसर निकल गया पहला ही, ए बी डी। सी कंप्लीट ब्लड रिप्लेसमेंट नहीं है, ब्लड का रिप्लेसमेंट नहीं है यहाँ पर, एंजाइम रिप्लेसमेंट है, बोन मेरो रिप्लेसमेंट और जीन थेरेपी है यहाँ पर। चले अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पोलिनेटर फ्लावर। नॉट लिखा है, पढ़ लेते हैं। लाइट एंड नॉन स्टिकी, हम जानते हैं पोलन ग्रेन लाइट होते हैं, पोलन ग्रेन कैसे होंगे, लाइट और नॉन स्टिकी, बिल्कुल सही है। यहाँ possesses वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स, इन प्लांट्स में स्टेमन्स पूरी तरह से एक्सपोज रहेंगे क्योंकि पोलन ग्रेन को उनको कैच करना विंड में, हवा लेके आ रही है, ये भी सही है। लार्ज एंड फीदर स्टेग्मा, स्टेग्मा बड़े होंगे और फीदर होंगे, उसमें निकले हुए पंख निकले होंगे ताकि वो पोलन ग्रेन को अटका सके, ये भी करेक्ट है। ऑफन हैव मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवेरी, ये गलत है। मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवेरी यहाँ पर नहीं है, 1 or 2 ओव्यूल्स इन ईच ओवेरी, तो मेनी वाला गलत है। ए बी सी क्या पूछा है, नॉट, नॉट तो हमारा डी ही है केवल, ओनली डी, ये आंसर आ गया। नॉट ही तो पूछा है ही नहीं पूछा, एबीसी नहीं पूछा, नॉट पूछा, इसलिए आंसर क्या आएगा, ओनली डी। चलो अगला, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इन ह्यूमन, 21 डाउन सिंड्रोम, 21 क्रोमोसोम पे ऑटोसोमल डिसीज जो है वो कौन सी है, डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी जो होगी, एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, वो कहाँ होगा, 21 क्रोमोसोम पे, और किस में, डाउन सिंड्रोम में। तो ये तो करेक्ट आंसर डाउन सिंड्रोम है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड बाइंड्स टू टीआरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस में ये अमीनो एसिड लिए हम, यदि ये अमीनो एसिड है हमारा, तो इस अमीनो एसिड में ये वाली साइड है 3' एंड और ये 5' एंड, ये तो एंटीकोडॉन है, ये एंटीकोडॉन साइड है। तो ये जो अमीनो एसिड यहाँ अटैच होता है वो अटैच होता है इस वाले 3 एंड पर, क्या जुड़ेगा, अमीनो एसिड्स। तो हमारे पास कौन सा है, एंटीकोडॉन साइड्स पर नहीं, ये भी गलत है। 3' हमारा करेक्ट आंसर हुआ, 5' पर भी नहीं जुड़ेगा, और ए प्लेस ऑफ एंड प्लेट्स ऑफ टीआरएनए नहीं, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या है, 3' एंड, इसका हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, यहां जुड़ेगा। मैच द फॉलोइंग, फिर मैच, वही फेमस क्वेश्चन, मैच करना है। कर्ड, दही बनाता है लैक्टोबैसिलस, ए का 4th, ए का फर्स्ट, ए का 4th, बी का 3rd, तो बी का तो 3rd आ ही जाएगा, ब्यूटारिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। अब यहां से आगे चलते हैं, यहाँ स्विस चीज, प्रोपियोनी सारमानी बैक्टीरिया, प्रोपियोनी सारमानी बैक्टीरिया CO2 प्रोड्यूस करता, स्विस चीज करता, मतलब सी का क्या आएगा, 2nd। और डी का क्लोड बस्टर कौन है, स्ट्रेप्टोकॉकस,
क्लोट बस्टर है ये, रक्त के धक्के को गला देता है ये। डी का फर्स्ट, मतलब आंसर आएगा बी हमारा, ये करेक्ट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिलेशन टू कलर ब्लाइंडनेस। फॉल्स बताना, गलत बताना है हमको, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। कलर ब्लाइंडनेस इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कलर ब्लाइंडनेस तो होता है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, और ये बता रहा है ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, मतलब यही आंसर हमारा, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या बन गया है, आंसर। बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, लेकिन है वही आंसर हमारा, ठीक है। बॉयज आर मोस्ट लाइकली टू बी कलर ब्लाइंड देन गर्ल। कारण है कि बॉयज में अगर एक्स वाई में केवल यहाँ एक जगह कलर ब्लाइंडनेस आया तो बॉयज कलर ब्लाइंड हो जाएगा, लेकिन गर्ल में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आया तो गर्ल कैरियर है, कलर ब्लाइंड नहीं है, कलर ब्लाइंड ये होगी। तो ये ऑप्शन तो सही है। डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज कैरियर, मदर कैरियर हो एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड, और उसका फादर क्या हो, कलर ब्लाइंड, तभी जाकर वो क्या हो सकती है, मदर कैरियर और फादर कलर ब्लाइंड, तभी वो। देखो यहां पर इस कॉम्बिनेशन में ये वाली जो होगी एक्स एक्स, ये कलर ब्लाइंड हो सकती है। डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज एन कैरियर। अगर मदर कैरियर नहीं है और फादर उसका कलर ब्लाइंड नहीं है तो डॉटर कभी भी कैरियर, डॉटर कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती थी। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। यहाँ पर डॉटर कलर ब्लाइंड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, डॉटर कलर ब्लाइंड होगी इस सिचुएशन में। कलर ब्लाइंड पीपल जनरली फेस टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, ये भी सही है। कलर ब्लाइंड में वो रेड, लाल और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो आंसर तो हमारा क्या है, करेक्ट ए। नेक्स्ट, करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये टोपी एक्रोसोम, ये उसका हेड रीजन, यहां पर ये इसका मिडिल पीस, और यहां से चालू हुई उसकी टेल, ये टेल हुई यहां पर चलो। यहां पर लगे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और यहां है उसका न्यूक्लियस। चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इट कंपोज्ड ऑफ हेड, थोरेक्स, नेक एंड टेल। हेड, नेक और टेल, और ये मिडिल पीस है। थोरेक्स यहां कहीं से कहीं तक नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। द नेक रीजन कंटेन्स लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इस नेक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, ये सही है, एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। और द टेल फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। ये टेल उसको मोटिलिटी दे रही ताकि वो फर्टिलाइजेशन करे और कहां पहुंच जाए, एग्स के पास। सी और डी करेक्ट, कहां गया, सी और डी, ओनली सी और डी यहां से क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चले। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये आ गया हमारा क्वेश्चन पॉल्यूशन से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, जिनको कहा जाता है कोरोना। क्या नाम दिया है, कोरोना। तो इलेक्ट्रोड्स वायर प्रोड्यूसेस कोरोना दैट रिलीज, क्या रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कोरोना क्या रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो यहां से कोरोना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। चलो अब तो पैराग्राफ चालू हो गया है। क्या चालू हुआ है, पैराग्राफ। पर यहां जो पैराग्राफ इसने दिया है ये बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, इससे आप 5 क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकते। आपको क्वेश्चंस पढ़ के ही उनके जवाब देने हैं। जैसे पर्सन बोर्न विथ हेरिडिटरी डिसीज कैन करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच डिसीज। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस, और जीन थेरेपी उसी हेरिडिटरी डिसीज को करेक्ट करने की थेरेपी है। जीन थेरेपी इज कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट्स दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन चाइल्ड या एम्ब्रियो। 2 जगह कर सकते हैं उसको।
Here genes are inserted into a person's cells and tissue to treat disease. ये हमारा पैराग्राफ है, पर इससे जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो थोड़ा सा अलग दिखेगा। ADA enzyme is crucial for the functioning of एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी जो है वो इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, क्योंकि एडीए एंजाइम हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, तो इसकी डिफिशियंसी इम्यून सिस्टम पर ही इफेक्ट डालेगी। तो इसका पहला आंसर ए करेक्ट है, पर पैराग्राफ से आप जवाब नहीं दे सकते इन क्वेश्चंस के, ये समझ लेना। यहाँ पर एडीए डिफिशियंसी कैन बी परमानेंटली क्योर्ड बाय, परमानेंटली क्योर्ड है, और परमानेंटली क्योर्ड केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से नहीं, जीन थेरेपी से हो सकती है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से नहीं, इनसे भी नहीं, ओनली जीन थेरेपी, ओनली बी। एडीए डिफिशियंसी कैन बी परमानेंटली क्योर्ड बाय जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के अलावा उसको परमानेंटली क्योर नहीं किया जा सकता किसी से भी इनमें से, तो आंसर आएगा इसका केवल जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मेथड्स इन्वॉल्व्ड क्लोनिंग ऑफ ए सेल्स विद अल्टरनेटिव जीन नहीं, डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल फंक्शनिंग जीन इन द एम्ब्रियो टू कंपनसेट फॉर नॉन फंक्शनल जीन, ये बिल्कुल सही है। जीन थेरेपी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में, क्योंकि आपको परमानेंट क्योर करना है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही काम करना पड़ेगा, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको क्या करना है, तो नॉर्मल एबनॉर्मल नॉन फंक्शनिंग जीन को हटाना है और दूसरा नॉर्मल फंक्शनिंग जीन वहां ऐड करना है, और ये वाला पॉइंट ये बता रहा है। मॉडिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन इन द सेल नहीं, cDNA रिकॉम्बिनेशन भी नहीं, करेक्ट आंसर है बी हमारा, डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल फंक्शनिंग जीन इन द एम्ब्रियो टू कंपनसेट नॉन फंक्शनिंग जीन। ADA deficiency can caused due to deletion of gene for adenosine deaminase एंजाइम वाला जीन, वो जीन जो ये एंजाइम बनाता था वो जीन क्या हो गया है, डिफेक्टिव, क्योंकि उसका डिलीशन हो चुका है, और उसकी जगह अब हमको नया जीन लगाना पड़ेगा जो इस एंजाइम को बना दे, वो जीन थेरेपी में हम करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, ये सब क्वेश्चन जीन थेरेपी से दिए हैं, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाले चैप्टर से है ये। 4 ईयर ओल्ड बॉय नहीं, 1990 में 4 ईयर गर्ल, 4 साल की लड़की में पहली बार 1990 में ये जीन थेरेपी दी गई थी, तो करेक्ट आंसर बी है इसका। यहाँ जो आपने पांचों क्वेश्चन देखे वो पैराग्राफ से केवल आपको हिंट मिलती, बाकी कुछ नहीं था पैराग्राफ में। यहाँ देखें आप हम अगला पैराग्राफ, Beekeeping is the maintenance of hives of honeybee for the production of honey. Honey is a food, high nutritive value and also find use in the indigenous system of medicine. Honey also produces bee wax. Honeybee also produces bee wax, find many uses in industries such as in the preparation of cosmetics, polish, various kinds. Increased demand of honey has led to large scale beekeeping practices. बी कीपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकम एन एस्टेब्लिश्ड इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्रीज वेदर प्रैक्टिस इन स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल पर। बी कीपिंग प्रैक्टिस एन एरिया वेयर सफिशिएंट बी पास्चर्स, देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ हनी बी कैन बी रेयर्ड, बी हाउस कैन बी केप्ट इन वंस कर्टियार्ड ऑन द वेरांडा ऑफ द हाउस और इवन ऑन द रूफ। चलो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं। यहाँ पर beekeeping is also known as apiculture. Bee rearing of honeybee is known as apiculture. Easy question था ये। Which of the following is not suitable for practicing beekeeping? Wild shrubs, fruits, orchids, barren land, cultivated crops. बंजर भूमि और सारा बी कीपिंग फ्लावरिंग प्लांट्स पर चलता, चूंकि वो नेक्टर कलेक्ट करके लाती है, तो बंजर भूमि का, बैरन लैंड का कोई रोल नहीं है, कोई करेक्ट आंसर। बी हेल्प्स द फार्मर्स बाय विजिटिंग पेस्टिसाइड फ्री प्लांट्स, डिक्रीजिंग क्रॉप यील्ड्स, पोलिनेटिंग क्रॉप्स, कलेक्टिंग नेक्टर्स।
फार्मर्स की मदद तो वो कर सकती है पॉलिनेटिंग क्रॉप्स, और इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हनी से ज्यादा है पॉलिनेशन करना, इसलिए करेक्ट आंसर है पॉलिनेशन। आइडेंटिफाई द रीजन एज टू व्हाई बी कीपर कुड नॉट गेट इनफ हनी विद द प्रैक्टिसिंग बी कीपिंग इन गार्डन ऑफ हिज ओन। उसको हनी का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं मिले, किसके कारण, क्या गड़बड़ करता अपने गार्डन में वो। ही हैड यूज्ड केमिकल पेस्टिसाइड इन हिज गार्डन, बिल्कुल सही। केमिकल पेस्टिसाइड यूज करेगा तो हनी बी माउस फ्लावर पर जाने वाली नहीं है। देयर वर नॉट इनफ फ्लावर इन द गार्डन, ये बात भी थोड़ी सी क्या है, सही। देयर वर नॉट इनफ फ्लावर्स इन द गार्डन, फ्लावर नहीं है गार्डन्स में, क्योंकि फ्लावर पे तो हनी भी काम करती है। ही यूज्ड केमिकल पेस्टिसाइड इन हिज गार्डन। देयर वर नो मेडिसिनल प्लांट्स ग्रोइंग इन हिज गार्डन, इससे कोई लेना देना नहीं है। देयर वाज नो वरांडा इन हिज गार्डन, इससे लेना देना, इन दो से लेना देना है। ऐसा ऑप्शन ढूंढो, ए और बी। He had used chemical pesticide and there were not enough flowers in the garden. इन दो कारण से ही उसको यहां पर बी कीपर्स को समस्या आएगी। अगर फ्लावर नहीं होंगे तो नेक्टर कलेक्ट नहीं करेंगे, और अगर केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे तो भी वहां पर हनी बी मधुमक्खी जाकर नेक्टर कलेक्ट नहीं करेगी। ये दो कारण है यहाँ पर। मेडिसिनल प्लांट से कोई लेन देना नहीं और वरांडा से भी कोई लेन देन नहीं है। गार्डन लगा लो, गार्डन में काम चल जाएगा। तो ये दो ऑप्शन इतने करेक्ट नहीं है, ए और बी आंसर करेक्ट है। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच आर नॉट ट्रू फॉर बी कीपिंग। गलत बताना बी कीपिंग के लिए। बी कीपिंग इज वेरी ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये तो सही है। बी कीपिंग बहुत पुरानी कॉटेज इंडस्ट्रीज है, सही बात है। बी कीपिंग इज लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी, यह गलत है। कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, वो लकड़ी का जो बॉक्स बनता है जिसमें मधुमक्खी रखी है उसको बस खेत में जाकर रख दो, अपने आप वो आपके लिए नेक्टर कलेक्ट करके लाएगी, ये गलत है। द डिमांड ऑफ हनी इज पुअर, ये भी गलत है। हनी की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, पुअर नहीं है। बी कीपिंग आल्सो इल्ड बी वैक्स, ये तो सही है। और आपको बताना क्या था गलत, कितने तो गलत है, बी और सी। इसमें आंसर ढूंढो बी और सी, ये वाला। ये आंसर यहां करेक्ट हुआ। तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस हुए जो कि सीयू टीम ने अभी तक क्या किए हैं, पूछे हैं इस पेपर के लिए। एबीसी ग्रुप का पेपर हमने अभी डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आगे भी हम और वीडियोस जारी करेंगे इसके अगले पेपर्स के लिए। तो आगे हो सकता है पीसीबी का मैं अगला पेपर यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँ। तो लगातार वीडियो को देखते रहें और पैटर्न को समझते रहें कि क्या सीयूटी पूछने चाह रहा है। थैंक यू सभी को।